वेलकम बैक बच्चों। आज की इस वीडियो में हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम समझेंगे यूनिट क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है, इसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम बना सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो आप जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय और आप सभी देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी चीज, अगर मान लीजिए इस मार्कर का आपको लेंथ बताना है तो आप क्या करेंगे, आप रूलर या स्केल का मदद से इसके लेंथ को मेजर करके आप बता सकते हैं कि भाई हम मेजर किए तो ये 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी चीज होती है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमको सबसे पहले समझना है कि जो मेजरमेंट है वे क्यों आवश्यक है, हमें मापन की आवश्यकता क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमको पता ही नहीं है कि मेजरमेंट क्यों आवश्यक है तो हम पढ़े क्यों। तो यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर का नाम है, आखिर ये क्यों आवश्यक है, हमें इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे मेजरमेंट क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात करते हैं मेजरमेंट की। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन। क्या होता है? कंपैरिजन। ठीक है, मेजरमेंट का मतलब होता है क्या? कंपैरिजन। मतलब मेजरमेंट प्रोसेस कंपैरिजन प्रोसेस होता है जिसमें कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए कि एक एलिफेंट है, ठीक है ना, एलिफेंट, ठीक है, एक एलिफेंट है और एक डॉग है। ठीक है, हम कहें कि बताइए कि एलिफेंट का वेट डॉग के कंपेयर में कितना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि एक एलिफेंट जो है वे कितने डॉग के बराबर है। सपोज कर लेते हैं कि 100 डॉग्स के बराबर है। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे इस एलिफेंट के वेट को बताने के लिए हमने इसके साथ कंपेयर किया डॉग के वेट की। ठीक है, यहाँ पे वेट लिख दे रहे हैं W से समझने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ से हमने क्या समझा कि एक एलिफेंट का जो वेट है वे जब 100 कुत्तों के वेट के बराबर है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना करते हैं, उसी को कहते हैं मेजरमेंट। मींस मेजरमेंट प्रोसेस क्या होता है, एक कंपैरिजन प्रोसेस होता है। मतलब हम कह सकते हैं मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन। ठीक है, अच्छा लेकिन ध्यान में रखिएगा क्या बोल रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं ना कर सकते हैं कि एक एलिफेंट का वेट 100 डॉग के लेंथ के बराबर होता है, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो यहां से ये समझ में आया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होनी चाहिए। मतलब अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो आपको भी वेट में ही कंपेयर करना है। अगर हम कहते हैं कि एक एलिफेंट का लेंथ बताइए कितना है, तो एक एलिफेंट का लेंथ मान लेते हैं कि एक एलिफेंट का लेंथ जो है मान लीजिए कि 10 डॉग्स के लेंथ के बराबर है, ऐसे कह सकते थे। मतलब लेंथ का टर्म में लेंथ के बारे में बात करेंगे, वेट का टर्म में पूछ रहे हैं तो वेट के बारे में कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मतलब हम ये समझें कि मेजरमेंट प्रोसेस एक कंपैरिजन प्रोसेस होता है विथ सेम फिजिकल क्वांटिटी। सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से कंपेयर किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो अगर हम वेट का कंपेयर कर रहे हैं तो वेट से ही लेंगे, वेट का बारे में पूछ रहे हैं तो वेट से, अगर मान लीजिए लेंथ के बारे में पूछे तो लेंथ के। बात समझ में आ गई। जैसे हम कह रहे हैं आप बाजार में जाएं और सब्जी खरीदने के लिए जाएं, आप कहें कि भैया हमको 1 लीटर आलू दीजिए, गलत हो जाएगा ना, 1 लीटर नहीं बोलेंगे वहां पे। अच्छा 1 लीटर नहीं बोले, 1 मीटर बोल दे तो क्या होगा, 1 मीटर आलू दीजिए, तो 1 मीटर नाप के देगा आलू नहीं। वहां पे मेन यूनिट क्या है, मतलब सही यूनिट क्या रहेगा, 1 kg। मतलब हमको मास के टर्म में अगर कोई चीज बतानी है तो हम क्या लेते हैं, केजी लेते हैं या तो ग्राम लेते हैं। बात समझ में आ गई। मिलीग्राम लेते हैं, डेकाग्राम, ये सब लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब समझ गए हमने अच्छे तरीके से। मेजरमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होते हैं, कंपैरिजन प्रोसेस होते हैं जिसमें सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के साथ कंपेयर किया जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए अब हम समझते हैं कि मेजरमेंट आखिर क्यों आवश्यक है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि जब हम लोगों को बुखार होता है
तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि हमको बुखार है? तो हम क्या करते हैं, हमको बुखार है या नहीं है, इसके लिए हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसका मतलब देखिए क्या कि हमको बुखार है या नहीं, हमने क्या किया, टेम्परेचर को मेजर किया, टेम्परेचर को मेजर किया, मापन किया, मापा उसको, टेम्परेचर कितना है, तब पता चला हाँ नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे ज़्यादा है, इसका मतलब आपको बुखार है। बात समझ में आ गई? ये एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी लेते हैं, देखिएगा, मिटा दे इसको। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। जैसे आपने पढ़ा होगा फ्री फॉल, क्लास 10th में या क्लास 9th में आप पढ़े होंगे। देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है और ये फ्री फॉल हो रहा है, मतलब जमीन पे जो है कि स्वतंत्र रूप से गिर रहा है। अब ये बताइए, हमको ये बताना है कि ये जमीन पे आखिर क्यों गिरा, आखिर ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे है, या तो ये जमीन पे गिरा तो कितनी वेलोसिटी के साथ गिरा, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, क्या टाइम जो है कि इसके मास पे डिपेंड कर रहा था। ये सारी क्वेश्चंस का जवाब आप कैसे दे पाओगे, आप ही सोचो। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब कब मिलेगा, जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, टाइम मेजर करेंगे, ठीक है, लेंथ मेजर करेंगे, सॉरी इसी में आ जाएगा, डिस्टेंस बोले या तो लेंथ बोले, ठीक है ना, मास हो गया, ठीक है, डिस्टेंस या लेंथ एक ही बात है, ठीक है, टाइम मास। जब तक हम डिस्टेंस को, टाइम को, मास को मेजर नहीं कर लेते, तब तक हम इन सारी जो भी सवाल पूछे उसका जवाब आप नहीं दे पाओगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई भी नेचुरल फिनोमेना, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर में कि कोई भी घटना हमारे चारों तरफ घटती है, नेचुरल फिनोमेना, तो उसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को फिजिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि ये भी एक नेचुरल फिनोमेना ही है, ऊपर से ऐसे गिरा है, नीचे गिर गया, क्यों गिरा, कैसे गिरा, सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं, जब हम डिस्टेंस, टाइम, लेंथ, मास ये सब मेजर कर लेंगे तब। जब तक हम ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता होंगी, हम कैसे इसका जवाब दे पाएंगे कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, या एच हाइट से मान लीजिए कुछ भी हाइट हो तो यहाँ से ग्राउंड तक पहुँचने में कैसे बता पाएंगे। तो इसका मतलब हमको मेजरमेंट पढ़ना ही पड़ेगा। बिना मेजरमेंट के हम कोई भी नेचुरल फिनोमेना में जो भी घटनाएं घट रही है, नेचुरल फिनोमेना हो रही है, तो उन सारे सवालों का जवाब हम कैसे दे पाएंगे, जब तक मेजरमेंट नहीं करेंगे हम नहीं दे पाएंगे। तो मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, देखिए तो ये बल्ब जल रहा है, तो आखिर बल्ब जलेगा तो कितना कॉस्ट लगेगा, कितना ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। ये मान लीजिए कि 1 घंटा जला तो ये कितना जो है कि कॉस्ट होगा। जैसे आप देखते हैं ना बिजली बिल आती है, तो 1 घंटा अगर एक बल्ब को जला तो कितना कॉस्ट होगा। तो कैसे पता चलेगा, पता तब चलेगा जब हम एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ उसको पता कर लेंगे तब। मतलब एनर्जी को मेजर करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करेंगे, हाँ भाई इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ तो हम बता सकते हैं कि कितना कॉस्ट होगा, ठीक है, कितना जो है कि हमको बिल जमा करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही। अब समझ में आ रहा है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ से एक बात अब इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 2 चीज़ें कौन, सबसे पहला आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन, और क्या मेजरमेंट। देखिए ये जो दोनों हैं ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, बैकबोन है। बैकबोन समझ रहे हैं ना, बैकबोन पीछे की जो ये हड्डी आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अगर मान लीजिए कि हमारा ये बैकबोन ना हो तो हम लोग कहाँ होंगे, सोच सकते हैं ना। उसी तरह ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट हटा दिए जाए फिजिक्स से तो फिजिक्स ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों किसके बैकबोन है, फिजिक्स के बैकबोन है। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट बैकबोन है फिजिक्स के, इसको पढ़ना जरूरी है और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना मेजरमेंट के कोई चीज़ संभव ही नहीं है, फिजिक्स में कोई भी सवालों का जवाब देना संभव ही नहीं है। और हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व ना करें तब तक कोई चीज़ हमको पता ही नहीं चलेगी, सवाल ही नहीं उठेगा। ऑब्जर्व करते हैं, उस
पे एक्सपेरिमेंट करते तब तो हमको कोई चीज़ पता होती है। तो ऑब्जर्वेशन और और क्या मेजरमेंट, ये दोनों के दोनों क्या है, बैकबोन है फिजिक्स के। क्लियर हो गया, इसको याद रखिएगा, ऐसे ही पॉइंट दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया मेजरमेंट क्या होता है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए मिटा दी इसको, देखिए ये हमारा ऐसे मिट गया। देखिए आप क्या कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, जितना आप मेहनत कर सकते हैं मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत आपको कभी निराश नहीं करेगी। तो मेहनत कीजिए। आइए हम मेजरमेंट करते हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया एक एलिफेंट, थोड़ा फिगर सही से बना लेंगे। ठीक है, और मान लीजिए कि ये हो गया आपका एक डॉग, मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका डॉग। ठीक है, अच्छा ये आपका एलिफेंट है, ये आपका डॉग है। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये एलिफेंट, ये डॉग। अब हम कहें, जो अभी हमने आपको बताया है, हम कहें कि इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, तो आप कहेंगे कि सपोज करें 100 टाइम्स है, तो 100 टाइम्स है वेट ऑफ डॉग के। मतलब अगर 100 कुत्ते का जो वेट है, 100 कुत्ते का जो वेट है डॉग का, वे एक एलिफेंट के वेट के बराबर है। हमने ये सपोज कर लिया। अब यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो चीजें, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखने को मिल रही है, और दूसरा यहाँ पे इसको हम यूनिट कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहीं से हमको एक चीज पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि हिंदी में कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सकता है। बात समझ में जी, ध्यान से। मतलब फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं, और ये क्वांटिटी फिजिक्स के जो लॉ हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड के लॉ हैं, उनको ये डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमको समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो क्या करती हैं, जो क्या करती हैं, जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं। बात समझ में आ गई। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। बस ऐसे फिगर में आप जान लीजिएगा, सारे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, आप कहेंगे तो बस आपको समझना है पहले। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो फिजिक्स के जो लॉ हैं या फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉ हैं उसको डिस्क्राइब करती हैं, उसको बताती हैं। एग्जाम्पल में जैसे करंट, देखिए करंट क्या है? करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको, देखिए हम इसको फिजिकल क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं। और करंट को आप सभी जानते हैं कि एमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं, आप 10th में पढ़े होंगे। और ये लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करती है, ये भी हम दिखा दे रहे हैं। आप ओम्स लॉ पढ़े होंगे, क्या पढ़े भाई? ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ ये फिजिक्स में एक लॉ है और इसको डिस्क्राइब करता है करंट, क्योंकि आप पढ़े होंगे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मान लीजिए करंट हटा दिए, तब क्या बोलेंगे? समझ ही में नहीं आया क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, जो करंट है वे क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है। एकदम डिफिनीशन का पूरा जोड़ तोड़ निकाल दी, ऐसे आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है, और याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी को मान लीजिए ऐसे PQ से दिखा दे रहे हैं, PQ, ठीक है ना, ये PQ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला यहीं से बन जाता है। देखिए क्या, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है n डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और ये क्या है? यूनिट, तो U ले लेंगे। मतलब फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या होता है? n इंटू यू। यहाँ पे n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, U क्या है? यूनिट है। और यहाँ पे जो n है, n का मतलब क्या समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ किसके? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। मतलब यूनिट के कई कितने गुना है। जैसे देखिए यहाँ पे जो एलिफेंट का वेट है, वे देखिए ये अब यूनिट का काम कर रहा है। यूनिट का मतलब ये मत सोचिएगा कि मीटर सेंटीमीटर, ऐसे नहीं। हम बताएं ना कि मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन होता है।
क्या होता है, कंपैरिजन। सेम फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से कंपैरिजन करते हैं या तो उससे कंपैरिजन करते हैं। अब यहाँ पे हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ये यूनिट का काम करेगा, बात समझ में आ रही है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं इसके कितने गुना है, 100 गुना। तो यहाँ पे ये n है और ये क्या है, u है। तो फिजिकल क्वांटिटी का आपको फार्मूला ये याद हो जाना चाहिए, n इंटू यू। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने समझ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, और समझे कि मेजरमेंट क्यों आवश्यक है। अब हम समझते हैं, हमने बात किया यूनिट की, थोड़ा अच्छे से यूनिट को डिफाइन करते हैं। इसको मिटा दें। हाँ चलिए, शेर और हाथी की कहानी समझ लिए अच्छे तरीके से। शेर, हाथी, घोड़ा जो भी है, कुत्ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे भाई, मेजरमेंट तो हो गया, यूनिट पढ़ेंगे। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है यूनिट। देखिए यूनिट क्या होता है। यूनिट अगर आप ध्यान से देखें तो यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे आप बाजार में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे चले जाओ और आप कहो कि हमको तार दीजिए। अब आप कहेंगे कि 1 किलो तार दीजिए, गड़बड़ हो जाएगी, 1 किलो उठा के तौल देगा नहीं। अच्छा आप कहिएगा कि 1 लीटर तार दीजिए, तभी गड़बड़ हो गया। 1 लीटर नाप, उसको दूध थोड़े नहीं है नापेगा। अगर आप कहेंगे कि 1 मीटर तार दीजिए तो ये सही है, किसके लिए, लेंथ के लिए। हमने बताया अभी मेजरमेंट में लेंथ के लिए, मतलब लेंथ के टर्म में लेंथ से कंपैरिजन करते हैं, लेंथ के यूनिट से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ना, मीटर, लीटर, किलोग्राम, ये सब क्या होते हैं, यूनिट होते हैं। इसका मतलब अब हम समझ गए कि यूनिट क्या होता है। यूनिट जो है ये एक स्टैंडर्ड होते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस स्टैंडर्ड। बस ध्यान से आप देखते रहिए, एक एक चीज एकदम आसानी से क्लियर कर देंगे। स्टैंडर्ड, ठीक है ना। यूनिट क्या होता है, यूनिट एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब आप समझ सकते हैं मानक, क्या, मानक, ठीक है ना। मतलब किसी चीज को हमने मान लिया, हाँ इसके जैसे बताया ना, मेजरमेंट का मतलब कंपैरिजन। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड मानक मान लिया जाता कि हाँ ये चीज है, अब इसके कंपेयर में हमको करना है। 1 मीटर समझ में आ गया, अब इसी का कंपेयर करेंगे। 100 बार करना है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 100 गुना, हाँ 100 मीटर हो गया, ऐसे उसकी कंपेयर करते हैं यूनिट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने समझ लिया यूनिट क्या होते हैं। तो यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब मानक होते हैं, और इसी को मानकर जो है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखा जाता है। बात समझ में आ गई। अच्छा और भी तरीके हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है तो उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड लिया जाता है। स्टैंडर्ड, वही बात आ गई ना, एक स्टैंडर्ड लेते हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। मतलब एक देश नहीं, 2 देश नहीं, मतलब सारे देश मिलकर उन्होंने बना दिया कि हाँ भाई आपके यहाँ जो 1 किलो होगा हमारे यहाँ भी 1 किलो होगा, 1 लीटर आपके यहाँ जितना होगा हमारे यहाँ भी 1 लीटर होगा। बात समझ में आ रही है। 1 किलो 1 लीटर सब हर जगह कहीं पे भी चले जाइए, यहाँ पे 1 किलो भारत में है तो दूसरे किसी देश में भी 1 किलो इतना ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो जो ये स्टैंडर्ड है वे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट क्या होते हैं। यूनिट जो है एक स्टैंडर्ड होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड चूज किया जाता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सेप्टेड होता है, स्वीकार किया गया होता है, उसी को यूनिट कहते हैं। देखिए आपने देखा, जैसे मान लीजिए अगर यूनिट न पता होता, मतलब यूनिट का भी जमाना न हो तब का होता, तो जैसे हमने एक कार्टून में देखा था, तो उस कार्टून में क्या दिखा है, देखिए एक व्यक्ति था, मतलब उस समय उस जमाने में, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, मतलब उस समय यूनिट का कुछ पता आता नहीं था। 1 किलो का होता है कुछ नहीं। वहां पे कैसे सामान दिया जा रहा था कि आप जितने हैं, जितना आपका वजन है उतना सामान मिलेगा ऐसे दुकान थी। अब वहां पे एक पतला आदमी गया, एक मोटा आदमी गया, ऐसा हाँ। तो ये जब गया तो ये बेचारा तो बैठा एक तरजीह पे, दूसरे पे सामान लिया, तो इतना सा सामान हुआ,
अरे बाबा बैठ गए तो क्या हो गया, इतना इतना सामान हो गया कि बेचारा उसको घाटा हो गया, लॉस हो गया उसको। तो वे सिस्टम है, मतलब यूनिट को होना काफ़ी ज़रूरी है। अब आप ही सोचिए कि 1 kg, आप मान लीजिए आप जहाँ पे हैं वहाँ पे 1 kg जितना मिल रहा है, आप हमारे यहाँ आइएगा तो उतना ही तो मिलेगा। मतलब हर जगह एक बराबर चीज़ें हो सकें ताकि जो सिस्टम है वो मेंटेन रह सके, ठीक है। तो इसलिए यूनिट काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। और यूनिट ऐसा होना चाहिए जो अवेलेबल हो और इनवेरिएबल हो, ध्यान में रखिएगा। मतलब ये हर जगह कहीं पे भी जाए तो भी चेंज ना हो, ठीक है। इनवेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। और क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब जो यहाँ पे यूनिट है वे हर जगह होना चाहिए। जैसे इसीलिए बोलते हैं ना SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है बाबू, मीटर होता है। अब मीटर होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर कहीं पे भी चले जाइए तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट हमने समझ लिया, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने बात किया फिजिकल क्वांटिटी की, मिटा दी इसको, चलिए ये हमने मिटा दिया। अब देखिए हमने बात किया किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी तो भाई समझ गए। अब चलिए हम समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में, ठीक है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी की क्या क्या टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके। देखिए फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं इसको समझ लेते हैं। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है सप्लीमेंट्री। इसको थोड़ा बाद में लिख दिए क्योंकि थोड़ा अलग है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हमने ये समझ लिया कि फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हो गया। अब एक एक करके इनके बारे में समझना है कि क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है डेराइव्ड और क्या होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले समझते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। सिंपल सी बात है। मतलब ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, वे किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल देखिए 7 फंडामेंटल होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अब कौन कौन होते हैं इसको आपको एकदम दिमाग में याद कर लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिमाग में यहाँ पे बैठ के छाप लेना है, एक एक करके लिखते हैं। चलिए सबसे पहले मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, मास लेंथ टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। देखिए लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और 7वां है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। कौन कौन, मास लेंथ टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। हाँ इसका यूनिट क्या होता है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, इसका क्या होता है भाई, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करेंट का होता है एम्पियर, टेम्परेचर का होता है केल्विन। ध्यान में रखिएगा टेम्परेचर का भी बहुत सारे यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का भी, टाइम का भी है, लेकिन ये सब एसआई यूनिट है। क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है ना। टेम्परेचर का केल्विन, डिग्री सेल्सियस भी होता है ना, लेकिन वे एसआई यूनिट नहीं होता है। एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन होता है। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। देखिए ये सब सिंबल है, याद रखिएगा ये सब क्या है, सिंबल है, सिंबल है।
लेकिन जब आप इसको ऐसे लिखोगे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, तो ये मोल है ना, तो मोल का स्पेलिंग ये लिखिएगा MOLE, लेकिन सिंबल MOL होता है। याद हो गया? चलिए, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फटाफट ले लिए। चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब हम समझेंगे क्या भाई समझना है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मिटा दे। देखिए आपको क्या करना है, बस जितना पढ़ लिए एक बार नहीं, बस 2 बार इसको रिवाइज कीजिए। एक बार में आपको, देखिए अब वीडियो देख रहे हैं ना, आपको आधा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, और फिर एक बार आप लिख के इसको पढ़ लेंगे तो आधा सब खत्म, एकदम खल्लास हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले पे। अगला क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा, डेराइव हुआ है मतलब उत्पन्न हुआ, किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद से। मतलब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी होती हैं। समझ में आ गया? देखिए कुछ नहीं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किससे बना होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिख दिए एरिया। अब एरिया इक्वल टू आप क्या जानते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आप देख रहे हैं कि लेंथ भी अभी बताया ना 7 होते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, तो लेंथ है, ब्रेथ को भी लेंथ कहते हैं, क्योंकि आप चौड़ाई मान लीजिए कि ये चौड़ाई है, ये इसका लंबाई है, तो लेंथ मेजर करेंगे। अब ब्रेथ, तो ब्रेथ भी तो एक प्रकार का लेंथ होता है, तो ये भी क्या है? लेंथ है। मतलब हमने समझा कि लेंथ जब मिल गए तो क्या बन गया? एरिया बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अब जब दोनों मिल गए तो बन गया एरिया, और एरिया क्या हो गया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये एरिया किससे बना हुआ है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है। क्लियर हो गया? तो एरिया डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में हो गया। जैसे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है ना, थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, राइटिंग कम है। ठीक है, तो समझ लीजिएगा लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, तो याद रखिएगा, आप देख सकते हैं लेंथ ठीक है, ब्रेथ को भी लेंथ कहते हैं, हाइट को भी लेंथ कहते हैं, मतलब तीनों लेंथ से ही बने हैं। और लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बने होते हैं वे कहलाते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? चलिए एक और देखते हैं, जैसे स्पीड। देखिए स्पीड इक्वल टू आप पढ़े होंगे क्या होता है? डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ, तो ये लेंथ है। टाइम का मतलब टाइम, तो ये लेंथ है और ये टाइम है। तो लेंथ और टाइम क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और लिखते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का भी थोड़ा लिख लेते हैं पहले। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एसेलरेशन। और अंदर चले, देखिए फोर्स इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। एसेलरेशन के अंदर चलिए, देखिए एसेलरेशन सारा फार्मूला याद है वैसे, ये सब 9th का फार्मूला है। एसेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपान में टाइम। अब वेलोसिटी के अंदर चलिए, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम। अब देखिए एक ही बार में 4 फार्मूले। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, आते हैं यहाँ पे, शुरू करेंगे ऐसे ऊपर जाएंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होता है, टाइम है, तो लेंथ और टाइम क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये वेलोसिटी क्या है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी देख रहे हैं अंदर जब देखेंगे वेलोसिटी के अंदर, तो अभी देखा कि ये सब क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बना है। ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो मिलकर बना हुआ क्या होता है भैया? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए ये
आप देख रहे हैं एक्सलरेशन किससे बना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मास भी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स बना किससे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो इसका मतलब ये फोर्स क्या होगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसी प्रकार ये भी है। फोर्स के अंदर आप जब जाएंगे तो सारे के सारे फंडामेंटल से बने हुए ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, मतलब ये भी फंडामेंटल होगा। फंडामेंटल से जो बनता है वे का कहलाता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। तो हमने ये समझ लिया। सारे फार्मूले हैं, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी काम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आते हैं अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पे। देखिए मिटा दे इसको। मेहनत इतना कीजिए कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। वीडियो देखने से ज़्यादा आपको गुड लिसनर बनने का प्रयास करना है। जो बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ इस समय, उसको एकदम ध्यान से सुनिए। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप समझिए आपका दिमाग ऐसे ही सब पकड़ लेगा। दिमाग कैच बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है, तो गुड लिसनर बनिए, बहुत अच्छा लिसनर बनना है। जो बोला जाए तुरंत समझिए और एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। चलिए आते हैं, देखते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है प्लेन एंगल, या तो इसको एंगल बोला जाता है, ठीक है ना। दूसरा होता है सॉलिड एंगल। क्लियर हो गया? ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए, प्लेन एंगल पहले क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्लेन एंगल या तो एंगल, ठीक है ना, और सॉलिड एंगल है। तो देखिए प्लेन एंगल को समझते हैं। प्लेन एंगल, जब दो रेज, देखिए एक रे है, ये दो रेज, तो जब दो रेज मीट करते हैं एक पॉइंट पे, मतलब कॉमन उनका वर्टेक्स होता है, तो वहां पे बनता है एंगल। आप देख सकते हैं ये एंगल बना, सपोज करते हैं थीटा है। तो दो रेज जब मिलते हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है। क्लियर हो गया? देखिए, तो एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। याद रखिएगा, ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। क्या है भाई? एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। देखिए आप तो चिल्लाते हैं ना इस तरह 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। डिग्री भी एंगल का ही है, लेकिन एसआई नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है। एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। डिग्री भी यूनिट होता है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लीजिएगा। सिंबल के फॉर्म में RAD लिखते हैं। रेडियन को सिंबल के फॉर्म में क्या लिखते हैं? RAD लिखते हैं। और यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इसको लिख दीजिए। देखिए 2 पाई इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो 2 पाई इक्वल टू होता है 360। यहाँ पे पाई का मतलब 180 है, तो पाई इक्वल टू क्या है? 180। अच्छा, पाई बाई 2 कर दे तो क्या हो जाएगा भाई? पाई बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नोट हो गया। इसी तरह पाई बाई 4 है तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 है तो क्या लिखेंगे? 45 डिग्री है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब डिग्री है, और ये पाई के रूप में जो लिख रहा हूँ ना, ये रेडियन है। और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 60 डिग्री, ध्यान से देखिएगा 60 डिग्री। ये फिजिक्स में ऐसे नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए ये डिग्री में दिया हुआ है, आपसे कहेगा कि रेडियन में बताइए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 60 1 जा 60, 63 जा 180 हो गया, तो कितना आ गया? पाई बाई 3। तो देखिए पाई बाई 3 रेडियन। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा कि अगर डिग्री में दिया है और रेडियन में बदलना है, डिग्री में दिया है रेडियन में बदलना है, तो पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे। पाई अपन 180 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आपको दिया है, ये मान लीजिए कि आपको दिया है रेडियन में और आपको बदलना है डिग्री में, तब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है? इसी का उल्टा कर दिए, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है, रेडियन में दिया है, डिग्री में बदलना है, तो क्या करेंगे? बस उल्टा कर देंगे, 180 अपन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 से कटेगा 90 बार में, मतलब 90 डिग्री आंसर होगा। और दैट्स राइट, हम देख सकते हैं यहाँ पे है भी। याद हो गया?
और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी याद रखिएगा कि 1 रेडियन, इसको देखिए एकदम छाप लीजिए दिमाग में, 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री, 57.7 डिग्री होता है। एकदम दिमाग में भाई बैठा लीजिए, ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है। पॉलिटेक्निक का दीजिएगा या तो और बहुत सारे एग्जाम हैं, तो ये वाला क्वेश्चन याद करके जाइएगा। 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है, 57.7 डिग्री होता है। याद रखिएगा, आप ही से कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए इतना नोट हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा, इसके सारे टर्म्स हो गए। एक चीज़ और देख लीजिए, मिटा दीजिए यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, हमने अभी क्या बताया, एंगल कैसे बनता है। ये 2 रे हैं, ठीक है, ये कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, मान लेते हैं O है, ये A है, ये B है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आर्क होता है, क्या बोलते हैं, आर्क। सपोज करते हैं ये आर्क L है, ठीक है, और ये रेडियस है, R से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना बना, सपोज कर रहे हैं थीटा बन गया। तो याद रखिएगा एंगल निकालने का ये फार्मूला है, थीटा इक्वल टू L/R। और कभी भी मतलब इस R का लेंथ रखेंगे, रेडियस रखेंगे, तो जो आंसर आएगा ना वे रेडियन में आएगा, और उसको डिग्री में आपको बदलना होगा। तो आपको बता दिया तरीका क्या करेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R, मतलब एंगल आपको बताना है तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे क्या, सॉलिड एंगल की। मिटा दे इसको, सॉलिड एंगल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सॉलिड एंगल का मतलब 3D, सॉलिड एंगल का मतलब क्या, 3D, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। जैसे समझिए, आप जिस रूम में बैठे हैं वहीं से समझाएंगे, ठीक है, आप बैठे हैं ना वहीं से समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये पॉइंट, यहाँ पे आपको यहाँ पे एंगल बताना है। 3D का मतलब समझ रहे हैं, ये पूरा हमारा जो घर में आप बैठे हुए ना, वो पूरा 3D ही तो है। अब मान लीजिए अब आपने पूरा घर को तो आप एक प्लेन पे 2D पे तो ड्रा नहीं कर सकते। ड्रा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। देखते हैं ना स्फीयर कैसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है, इस पे आपको क्या करना है, सॉलिड एंगल मतलब एंगल बताना है कि कैसे एंगल बनेगा। तो आप मान लीजिए यहाँ पे करना है, तो आपके घर के चारों कोने, यहाँ 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 यहाँ, मतलब 4 ऐसे बना, मतलब जो यहाँ पे बीच में यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, उसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। एक और एग्जाम्पल समझिएगा, कोन देखे होंगे, कोन ऐसे, कौन आइसक्रीम खाया भी होंगे तो जान रहे होंगे, खाते हैं ना, ललच रहे हैं, नहीं खाते होंगे। देखिए और भी बहुत सारे, जैसे बर्थडे में जो ये टोपी होती है ना बच्चों का, तो वहाँ पे देखिए जो अंदर ऐसे एंगल बनता है, ऐसे पूरा यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। मतलब ये कोन है तो कोन पे यहाँ पे ये जो पूरा एंगल बनेगा ना, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। और चूंकि ये 3D है, कोन 3D होता है, ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वे क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या होता है उसको समझ लें। SI यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल क्या होता है भाई, स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। सॉलिड एंगल का SI यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, और इसको सिंबल में SR से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलिए और एक बात देख लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पूरा इसका एरिया A है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमेंशन है वे क्या है भाई, सपोज कर लिए कि R है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल सपोज करें थीटा बना, ठीक है। तो सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या हो सकता है, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला होगा थीटा इक्वल टू A/R², मतलब स्क्वायर ऑफ द रेडियस के बराबर होता है, इसलिए स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, A/R²। तो ये सॉलिड एंगल का फार्मूला होता है। तो इतने सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें थी, हमने समझा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जिसमें 3 चीज़ें थी, फंडामेंटल, डेराइव्ड, सप्लीमेंट्री, तीनों को अच्छे तरीके से समझ लिया। चलिए अब हम देखते हैं डायमेंशन के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है ना। तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में भी जरूर पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं।
चलिए तो अब हम देखते हैं डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होते हैं और कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या क्या पढ़ना है भाई, डायमेंशन, पहले एक एक करके समझते हैं। डायमेंशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए डायमेंशन को समझने के लिए पहले हम कुछ टर्म लिख रहे हैं, उसको देखिएगा। देखिए जैसे अभी हमने बताया कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, कौन कौन होते हैं उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 बताइएगा, आप बताइए क्या क्या होते हैं, बोलिएगा हमारे संग बोलिए। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, ध्यान से देखिएगा। मास के भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, बहुत सारे ग्राम। उसी तरह लेंथ का भी होता है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, बहुत सारा होता है। टाइम का भी सेकेंड, आवर, घंटा, सब होता है। मतलब हम देख क्या रहे हैं कि कोई भी अगर हम इसमें से ले रहे हैं तो उसकी मतलब एक से मतलब ज़्यादा जो है कि यूनिट है, तो इसीलिए एक डायमेंशन बनाया गया, डायमेंशनल चीजें बनाएंगी। मतलब डायमेंशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मास का बस एक यूनिट होगा, मास को एक टर्म से दिखाएंगे, मास को m से दिखाएंगे और ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इसको रख देंगे, ठीक है, ऐसे बड़े ब्रैकेट वाले में। क्लियर हो गया। उसी तरह लेंथ को l से दिखाते हैं, ठीक है। टाइम रहेगा तो टाइम को t से दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट को A से, या तो कभी कभी I से भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर को K से दिखाते हैं, ठीक है ना, कभी इसको कभी कभी थीटा से भी दिखा देता है, ठीक है ना। लुमिनस इंटेंसिटी को C से, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL मोल से। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको मेन ये तीन चीजें ये अधिकतर आपको देखने को मिलेंगी। कभी कभी ये मिल जाएगा, ये मिलेगा, ये तो दोनों हमको मिलेगा ही नहीं। अधिकतर कभी कभी ये मिल जाए, लेकिन ये एकदम मिलेगा ही नहीं। पूरा 11th 12th पढ़ लीजिए, कहीं पे भी नाम नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने समझ लिया कि मास को डायमेंशन, मतलब जब हम डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बनाते हैं तो मास को m लिखते हैं, लेंथ को l लिखते हैं, टाइम को t लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को a लिखते हैं, या तो I भी लिख सकते हैं। वैसे a लिखा होता है, ठीक है ना। कभी कभी देखने को मतलब एग्जाम में आपको मिल जाए I, तो घबराइएगा नहीं। टेम्परेचर को K से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को C, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। क्लियर हो गया ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब डायमेंशन क्या होता है वहां पे देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन पावर्स होते हैं। क्या होते हैं, पावर्स, POWERS, पावर्स, या तो एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट आप पढ़े होंगे चैप्टर 8 में मैथ में, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो डायमेंशन पावर्स होते हैं या तो एक्सपोनेंट होते हैं। डायमेंशन क्या होते हैं, पावर्स होते हैं या तो एक्सपोनेंट होते हैं। जो बेस क्वांटिटी होता है ना, बेस क्वांटिटी, उसको क्या करते हैं, राइज करते हैं, मतलब उसके पावर को बढ़ाते हैं ताकि वे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या तो डेराइव्ड यूनिट को शो कर सके। इसका मतलब आपको समझने के लिए एक छोटा सा आते हैं, पहले देखते हैं फार्मूले से, डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। देखिए जैसे हमने ले लिया एरिया, ध्यान से देखिएगा, बस अभी समझ में सब आएगा डायमेंशन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, एरिया इक्वल टू हम क्या जानते हैं भाई, एरिया इक्वल टू हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब बताइए कि लेंथ को किससे दिखाते हैं, एल से, तो ऐसे एल हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को एल से दिखाते हैं, मतलब एल में एल का मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, एल स्क्वायर हो गया। अब हम कहें कि बताइए कि लेंथ के टर्म में डायमेंशन कितना है, डायमेंशन कितना है, तो देखिए डायमेंशन क्या है, 2। अभी हमने क्या बताया कि डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन पावर्स होते हैं या तो एक्सपोनेंट होते हैं। जो
बेस क्वांटिटी, ये देख रहे हैं ना, ये बेस क्वांटिटी है, तो बेस क्वांटिटी के यूनिट को रैज करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि वे दिखा सके, रिप्रेजेंट कर सके कि वे डेराइव्ड यूनिट है। तो अभी हमने बताया ना कि ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एल रहता तो आपको समझ में आता कि ये तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ऊपर ऐसे ही 2 लग गया, तो 2 लग गया तो आप समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये तो क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन क्या होते हैं, डायमेंशन पावर्स होते हैं या तो एक्सपोनेंट होते हैं, जो क्या करते हैं बेस क्वांटिटी के यूनिट, जो बेस क्वांटिटी का यूनिट होता है उसको रैज करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं। जैसे 2 के पावर 2 लिख दे तो क्या 2 रहेगा, नहीं, अब कितना हो गया, 4 हो गया, अब तो बढ़ गया है ये, ठीक है। उसी प्रकार ये क्या करते हैं, रैज करते हैं बेस क्वांटिटी के यूनिट को, ताकि वे शो कर सके, रिप्रेजेंट कर सके कि ये डेराइव्ड यूनिट है। क्लियर हो गया। और भी समझ में अभी आएगा कि डायमेंशन का मतलब क्या है, कैसे हम इसको पता करते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए मिटा दे इतना। देखिए हमने क्या लाया अभी, ये सब अब इसको नोट कर लिए हैं। चलिए अब याद भी हो गया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा बस, ये हमने क्या लिखा था, एल स्क्वायर। कभी भी जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो MLT, मतलब यही सातों जो अभी बताए ना 7 फंडामेंटल जो ये डायमेंशन थे, तो 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसी का डायमेंशन लिखे थे, तो उसी के रूप में हमेशा लिखते हैं। MLT के फॉर्म में ही अधिकतर आपको देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए करंट आ गया तो उसमें A भी इंक्लूड हो जाएगा, टेम्परेचर आ गया तो K भी होता है, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो MLT के फॉर्म में ही होता है। तो ये तो L स्क्वायर है, तो हम क्या MLT के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आप पढ़े होंगे, A की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब मास नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं M0। L है तो L स्क्वायर, T भी नहीं है तो T के 0, इसको ऐसे बंद कर दीजिए बड़े ब्रैकेट में। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये जो पूरा आपको ये दिख रहा है ना, M0 L स्क्वायर T0, तो ये डायमेंशनल फार्मूला है। क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। और हम कहें कि मास के टर्म में डायमेंशन कितना है, तो डायमेंशन कितना है, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि डायमेंशन पावर्स होते हैं जो बेस क्वांटिटी के यूनिट को रैज करते हैं, ताकि वे रिप्रेजेंट कर सके वे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो डायमेंशन कितना है, 0। अच्छा, लेंथ के टर्म में कितना डायमेंशन है, 2। टाइम के टर्म में कितना है, 0। क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया। चलिए हाँ, अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। ठीक है ना, डायमेंशनल फार्मूला के बारे में थोड़ा राइटिंग भाई देख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा तो जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। ठीक है, ताकि हम अगली वीडियो में अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिए देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इसको समझिए। डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, जैसे देखिए ये एक्सप्रेशन है M0 L स्क्वायर T0, तो ये क्या है, एक जो डायमेंशनल फार्मूला होते हैं एक ऐसा एक्सप्रेशन होते हैं जो दिखाते हैं कि कैसे और कौन सी बेस क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी को दिखा रही है। ठीक है, वही कहलाते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, जैसे वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हम क्या जानते हैं, L इंटू B इंटू H जानते हैं। हाँ, ये लेंथ है, L होगा भाई, इंटू ब्रेथ भी लेंथ होता है, इसको भी L लिखेंगे, हाइट भी L मतलब लेंथ होता है, तो तीनों L हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो L के पावर 3 होगा। क्लियर हो गया। तो हम देखिए अब डायमेंशन इसका बताइए, तो लेंथ के टर्म में कितना है, जल्दी बताइए कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, M0 L पे 3 T0, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला है। तो डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो दिखाता है कि कैसे और कौन कौन सी जो है कि कौन कौन सी बेस क्वांटिटी जो है कि शो कर रही है, बेस क्वांटिटी शो कर रही है किसको, फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को कौन दिखा रहा है, मतलब इसमें कौन दिखा रहा है, मास तो दिखा नहीं रहा, मतलब वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम में जो है कि मास का टर्म ही नहीं होता है, मतलब मास उसमें होता ही नहीं है, टाइम भी उसमें नहीं होता है, लेकिन लेंथ होता है।
मतलब यहाँ पे जो बेस क्वांटिटी है ना वे एल है और एल दिखा रहा है कि हाँ भाई इसमें लेंथ होता है। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मिटा दे इसको। चलिए फटाफट मिटा देते हैं। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं फोर्स। फोर्स से पहले एक्सेलरेशन ले ले, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, तब समझ में आएगा फोर्स क्या। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ध्यान से समझिएगा। चेंज इन वेलोसिटी, आप जानते हैं वेलोसिटी के बारे में अभी हमने बताया है। वेलोसिटी को भी थोड़ा लिख लेते हैं भाई, दोनों एक ही साथ बता दिए जाए। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है ना, तो लेंथ है तो भाई इसको एल से दिखाएंगे। डायमेंशनल फार्मूला यही बनाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ को एल से, टाइम को टी से। इसको जब ऊपर करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि ये टी के पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1 हो जाएगा, तो ये हो गया एल और टी के पावर -1, ये बंद। मतलब ये फार्मूला हो गया। इसको और ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मास के टर्म में तो नहीं है तो m0 l और ये t के पावर -1, मतलब m0 l t के पावर -1, ये क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, डायमेंशनल फार्मूला एक ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो दिखाते हैं कैसे और कौन सी बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट करिए फिजिकल क्वांटिटी को। बात समझ में आ गई? चलिए क्लियर हो गया। हाँ, अगर हम कहें कि मास के टर्म में इसमें डायमेंशन कितना है, मास के टर्म में 0 है, लेंथ के टर्म में 1 है और टाइम के टर्म में -1 डायमेंशन है। इस तरह जो है कि आप कर सकते हैं। चलिए और भी करते हैं, मिटा दे इसको, और भी बहुत सारा करेंगे, ठीक है। चलिए पूरा मिटा देते हैं, अच्छे तरीके से बहुत सारा करते हैं, ठीक है। देखिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए कि स्पीड हमने अभी बता दिया वेलोसिटी वाला। देखिए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को आप जानते हैं कि p से दिखाते हैं, तो p इक्वल टू क्या होता है, m v। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। तो मास को किससे दिखाते हैं, m से, और वेलोसिटी अभी बताया, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो l t के पावर -1 क्या हो गया, l t के पावर -1, तो कितना हो जाएगा, m l t के पावर -1। तो देखिए ये बन गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। और अगर कोई पूछेगा डायमेंशन बताइए, मास के टर्म में तो 1 होगा, लेंथ के टर्म में 1 होगा, टाइम के टर्म में -1 होगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन हो गया। चलिए ठीक है, फोर्स जैसे फोर्स ले लेते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। देखिएगा मास है तो मास को m से दिखाते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन को कैसे दिखाते हैं, देखिए एक्सेलरेशन कभी कभी, मतलब अधिकतर, मान लीजिए आपको फार्मूला नहीं याद है, यूनिट याद है, तो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए मीटर मतलब लेंथ, तो ये हो गया l अपान सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड टाइम का होता है तो टाइम का स्क्वायर, मतलब ऊपर करेंगे तो l t पे -2, l t पे -2, तो यहाँ पे रख दीजिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन l t पे -2, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो बन गया m l t पे -2। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार भी, मतलब यूनिट से भी हम डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, या तो हम फार्मूले से लिखकर डायमेंशनल फार्मूला को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए और लिखते हैं, इसको मिटा दें हम। देखिए फोर्स के अलावा बहुत सारे हैं, जैसे प्रेशर, ठीक है ना। वैसे तो याद बहुत है भाई, लिखने में कितना लिखा जाए ये आपके ऊपर है। बुक में देखेंगे एनसीईआरटी बुक का, तो उसमें लास्ट में दिया होगा, और अगर आप साइड बुक लिए हैं तो आप देख सकते हैं चैप्टर में ही दिया रहता है, तो उसमें बहुत सारे दिए हैं, लगभग 150-200 तक दिए हैं। तो उसका आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए, या तो SI यूनिट याद होना चाहिए, तुरंत फटाफट ऐसे निकाल दोगे। अब ध्यान में रखिएगा, जैसे ये फोर्स ले ली, तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। तो जिसका जिसका न्यूटन होगा, जो जो फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट न्यूटन होगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम होगा। क्लियर हो गया? जैसे फोर्स का, वेट का भी, देखिए वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट का भी यही होगा, ml t पे -2।
क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। जैसे प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, ध्यान से देखिएगा। तो फोर्स का अभी हमने बताया क्या होता है, फोर्स का भाई याद कर लीजिएगा। फोर्स का याद करने पे मतलब दो चार अगर डायमेंशनल फार्मूला आप याद कर लेते हो तो जो बड़ी बड़ी फार्मूले आएंगे जिसमें बार बार फोर्स आ जाएगा तो आप बार बार फोर्स निकालने जाएंगे, फोर्स का डायमेंशन नहीं, आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए फोर्स का हम जान गए भाई क्या होता है, mL/T/-2, ठीक है। एरिया का क्या होता है, एरिया मतलब एरिया अभी बताया L², तो ये हो गया L²। अच्छा देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एल है तो एक एल से एक एल कटेगा तो एक एल बचेगा, मतलब अब ऊपर लाया जाए तो L1 है, ऊपर लाएंगे तो L के पावर -1 हो गया और यहाँ पे दिया T के पावर -2, तो देखिए बन गया mL/-1 T पे -2। क्लियर हो गया। प्रेशर का ये हो गया। प्रेशर का जो है वही स्ट्रेस के भी बराबर होता है, किसके, स्ट्रेस के, तो दोनों में से किसी एक का। स्ट्रेस का भी यही होगा डायमेंशनल फार्मूला, प्रेशर का भी यही होगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार जो है कि आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए या तो यूनिट याद होना चाहिए, आप डायमेंशनल फार्मूला एकदम आसानी से निकालोगे। क्लियर हो गया। चलिए और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अच्छा फोर्स का भी बता दिए क्या होता है, mL/T/-2, mL/T/-2 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भाई, L, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो mL² T/-2 हो जाएगा। तो देखिए वर्क का हो गया। अब देखिए वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। वर्क ऐसा यूनिट जूल, तो एनर्जी का भी तो जूल होता है, तो एनर्जी का भी यही डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। चाहे कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी है वे सारे का फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ये होगा। क्लियर हो गया, मिटा दें यहाँ पे। चलिए आगे, अभी रुके रहिए, अभी कांस्टेंट टर्म भी कुछ होते हैं वे एग्जाम में आते ही आते हैं, तो उसका देख कर ही जाइएगा, ठीक है। हाँ चलिए, आप सोच रहे हैं इतना सब बता रहे हैं मन नहीं कर रहा, अरे अभी देखते रहिए, अभी तो मजा आएगा। बहुत सारे कांस्टेंट टर्म हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, तो वे सारी चीजें अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको फटाफट। चलिए देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे सरफेस टेंशन एक होता है, आप पढ़ेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट टर्म वाले में पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। इस तरह आपको फार्मूले भी याद हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, याद करिए ना, उसका डायमेंशनल फार्मूला बैठे बैठे याद कीजिए, वीडियो देख रहे हैं आप याद कीजिए, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, सब पढ़ेंगे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से देखिए। फोर्स का क्या होता है भाई डायमेंशनल फार्मूला, अब तो बता सकते हैं ना, क्या होता है, mL/T/-2, ठीक है, mL/T/-2। लेंथ है तो लेंथ का L होता है, तो L से L खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, mT/-2 हो गया। या तो उसको ऐसे लिखेंगे mLT के रूप में, तो mL0 T/-2 हो गया। तो सरफेस टेंशन का इस तरह खत्म कर दिए। और भी चलिए देखते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी। देखिए एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ध्यान में दीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से दिखाते हैं और टाइम को टी से, ध्यान में रखिएगा। अब भाई कोई भी एंगल हो, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, याद रखिएगा, एंगल का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। कोई नंबर दिया है कौन, जैसे 4321 फार्मूले में आ जाए अगर 4321 कुछ भी, तो नंबर का भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, पाई का भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। ये सारी इसके डायमेंशनल फार्मूला के लिमिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा भाई इसका तो डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, ये टाइम है तो टाइम का टी होता है, तो ये हो गया 1/T, ऊपर भेज दीजिए इसको T⁻⁻1। क्लियर हो गया। चलिए और देखते हैं, जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख लीजिए। एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो जाएगा तब, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, अब भाई चेंज इन वेलोसिटी था तो वही LT के पावर -1 था, तो इसमें भी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वही होगा, तो T के पावर -1, ठीक है। और टाइम का क्या
टी, तो टी को ऊपर भेजेंगे तो टी के पावर -1 है, और ऊपर भेजेंगे इसको भी तो टी के पावर -1 हो जाएगा ना। तो मतलब मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर का पावर ऐड हो जाएगा तो टी के पावर -2। उस रूप में अगर लिखेंगे MLT के रूप में तो M0 L0 टी के पावर -2। तो ऐसे जो है कि आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो। कब? जब आपको पता है उसका फार्मूला, तब या तो यूनिट पता हो तब। बात समझ में आ गई? मिटा दी इतना। चलिए और देखते हैं। जितना आप प्रयास कीजिए, आप वीडियो देखने के बाद या तो जब आपको टाइम मिले तो आप कम से कम 100 फिजिकल क्वांटिटी को लिखिए, 100 फार्मूले लिखिए फिजिक्स के, आपको दिए होंगे बुक में, और उसका बैठे बैठे आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो ये आप काम कीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं जैसे कि कुछ अब कांस्टेंट टर्म का देखते हैं। ठीक है, बहुत हो गया। चलिए, कांस्टेंट टर्म देखिए, कुछ ऐसे कांस्टेंट टर्म होते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला अधिकतर आपको एग्जाम में पूछता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहला आप पढ़े होंगे क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। ये कैपिटल जी इक्वल टू क्या होता है, F(r²) अपान m1 m2। जब आप पढ़े होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ये फार्मूला आता है ना, F=G(m1 m2 अपान r²। ठीक है ना, तो हम कैपिटल जी की वैल्यू ये लिख सकते हैं ना। तो कैपिटल जी क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो इसका हमको निकालना है क्या, डायमेंशनल फार्मूला, कि कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। देखिए, सबसे पहले फोर्स है, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखिए, फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या, mL टी के पावर -2। अब ये r क्या होता है, डिस्टेंस होता है ना दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस माने लेंथ, तो लेंथ का क्या, l, तो L² हो जाएगा। ठीक है, अपान, देखिए ये मास है, ये भी मास है, तो मास को m से दिखाते हैं तो m × m मतलब m² हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए, एक m से एक m कट जाएगा। ठीक है, एक m बचेगा, तो ऊपर जब भेजेंगे तो ये हो जाएगा m के पावर -1। देखिए, एक l यहाँ पे है, L² यहाँ पे है, मतलब l के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये t के पावर -2 हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। आप इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना, m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में मास के टर्म में डायमेंशन कितना है, -1, l के टर्म में 3, t के टर्म में -2। क्लियर हो गया? चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है प्लैंक्स कांस्टेंट। आप ये जाएंगे 12th में तो आप इसको पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट देखिए, प्लैंक्स कांस्टेंट को h से दिखाते हैं, और h = होता है E/ν। h = E/ν। देखिए, यहाँ से आता है E = होता है hν, तो h = लिख देते हैं E/ν। ये एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है ना, आप पढ़ेंगे लाइट वाले चैप्टर में तो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अब हमको इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, h = क्या, E/ν। अब देखिए, E का मतलब एनर्जी होता है। ठीक है ना, अब एनर्जी का मतलब वर्क का जो होगा वही होगा, तो वर्क का भी क्या निकाल लेते हैं, W = Fs, मतलब इसका आया था फोर्स का होता है mLT पे -2। ये डिस्प्लेसमेंट था, मतलब L, तो L² मतलब ये था। ठीक है ना, अभी बताया ना कि एनर्जी का क्या होता है, तो एनर्जी का निकाल लीजिएगा। वर्क का जो है डायमेंशनल फार्मूला वही एनर्जी का होगा, तो लिख दिए mL² T पे -2। और ये न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू = क्या होता है, फ्रीक्वेंसी = होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो वाइब्रेशन का तो कोई वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन पर सेकेंड मतलब टाइम का होता है, तो टाइम का t हो जाएगा, पर सेकेंड मतलब t। ठीक है, तो इसको करेंगे तो t के पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, t के पावर -1, तो ये रख दीजिए t के पावर -1। इसको करेंगे अगर सही तरीके से तो m हो जाएगा, L² हो जाएगा। इसको ऊपर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखिए ऊपर t के पावर -2 है, ये ऊपर जाएगा तो t के पावर 1 हो जाएगा, घट जाएगा तो t के पावर -1। तो देखिए mL² t के पावर -1, ये आपका हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, प्लैंक्स कांस्टेंट का। याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लिए, डस्टर गिर गया, चलिए हाथ से ही मिटा देते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए हो गया। देखिए
प्लैंक्स कांस्टेंट, और भी बहुत सारे कांस्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक आता है, आप पढ़ेंगे इसको सेकेंड टर्म में, तीसरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए इसको एटा से दिखाते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जब आप पढ़ेंगे सेकेंड टर्म में फ्लूइड वाले मैकेनिक्स में, ठीक है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो ये आएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जब आप पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को एटा से डिनोट करते हैं, और एटा इक्वल टू फार्मूला होता है F/A/V। क्या होता है? F/A/V। यहाँ पे F होता है फोर्स, R होता है डिस्टेंस, A होता है एरिया, और V होता है वेलोसिटी। अब चलिए हम निकालते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स का होता है mL/T पे -2, ठीक है ना। R है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का L हो गया। एरिया है, एरिया का मतलब बताया ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दोनों L हो जाएगा, L²। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का याद हो गया होगा, मीटर पर सेकेंड, मतलब L/T, मतलब L/T के पावर -1, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, देखिए L दो L हो गया ना, L² मल्टीप्लाई करेंगे तो L से एक L खत्म, इससे पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ऊपर देखिए क्या बच रहा है, देखिए ऊपर बच रहा है M, और देखिए L को ऊपर भेजेंगे तो ये हो गया L के पावर -1, और इधर क्या T के पावर -2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो T के पावर 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, T के पावर -1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। mL के पावर -1, देखिए कंपटीशन में भी आता है, ये एग्जाम में आता भी है। mL के पावर -1, T के पावर -1, ये किसका है डायमेंशनल फार्मूला? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको एटा से दिखाते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला बहुत सिंपल है, mL के पावर -1, T के पावर -1। हमको तो याद है भाई, हाँ चलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, देखिए गैस कांस्टेंट को R से दिखाते हैं, और R इक्वल टू होता है PV/T। क्या होता है? PV/T। P यहाँ पे क्या है? P प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, और T क्या है? टेम्परेचर है। क्लियर हो गया? P क्या है? प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, T क्या है? टेम्परेचर है। तो R, गैस कांस्टेंट को R से दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर का आप देख लीजिए क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का होता है mL/T पे -2, और एरिया का क्या होता है L²। तो देखिए एक L से एक L खत्म, मतलब हो गया M, ऊपर भेज देंगे L के पावर -1, T के पावर -2, मतलब ये प्रेशर का हो गया। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे, तो P का हो गया mL के पावर -1, T के पावर -2। क्लियर हो गया। V वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब L इंटू B इंटू H, मतलब L³ हो जाएगा, तो इसको लिख दी L के पावर 3। क्लियर हो गया। अपान टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का केल्विन, मतलब K, तो यहाँ पे लिख देंगे K। क्लियर हो गया। चलिए करते हैं, देखिए M है तो M लिख देंगे। देखिए यहाँ पे L के पावर माइनस है, L के पावर 3 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो L² हो जाएगा, T के पावर -2 हो जाएगा, और K को ऊपर लेके जाएंगे तो K के पावर -1 हो जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला हो गया, mL² T के पावर -2, mL² T के पावर -2, K के पावर -1। क्लियर हो गया। गैस कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट, ठीक है। मिटा दे, इसको मिटा दे। चलिए देखिए आगे हम एक और कांस्टेंट टर्म के बारे में देखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से दिखाते हैं, और K इक्वल टू होता है R/N। क्या होता है? R/N। तो देखिए K इक्वल टू, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, K इक्वल टू होता है R/N, जहाँ पे R क्या अभी बताया ना, गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट है, और N यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर होता है। क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर आप जानते भी होंगे, केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो, ठीक है ना, 6.022 ऐसे कुछ करके होता है। तो
यहाँ पे नंबर का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, मतलब हम समझ गए कि आर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो आर मतलब गैस कांस्टेंट का भी क्या हम बताए हैं, एम एल स्क्वायर, टी के पावर कितना था, टी के पावर -2 के पावर -1। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, मतलब दोनों का सेम है। क्लियर हो गया, नोट कर लिए इतना। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब हम कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूला के बारे में देखेंगे, सॉरी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को देखेंगे जिनका डायमेंशनल फार्मूला कुछ नहीं होता। ठीक है, आइए देखते हैं, मिटा दे इसको। देखिए चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला बैठ के 100 डायमेंशनल फार्मूला आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं, आप पढ़े होंगे मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन, ओके। देखिए मैग्नीफिकेशन आप पढ़े होंगे, क्या होता है, H' होता है ना, आप जो भी ले लीजिए, H2/H1 जो भी, मतलब ये इमेज का साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, ये इमेज का साइज है, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। मैग्नीफिकेशन ये होता है ना। अब देखिए, ऑब्जेक्ट का साइज हो या तो इमेज का साइज हो, और साइज है मतलब लेंथ है, लेंथ को L से दिखाते हैं, मतलब ऊपर भी L और नीचे भी L, और दोनों कट गया मतलब कुछ नहीं, 1। और 1 है तो हम ऐसे बोल सकते हैं M0 L0 T0। तो मतलब इसका मैग्नीफिकेशन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा जैसे कि जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ, इसको याद भी रखिएगा, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो डेंसिटी इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को m से दिखाते हैं, वॉल्यूम को L के पावर 3 से दिखाते हैं, मतलब इसको सही से करें तो m L के पावर -3 हो जाएगा। मतलब इस डेंसिटी ऑफ बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी है तो उसकी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला ये होगा m L के पावर -3। और वाटर है तो वाटर की भी डेंसिटी का यही होगा m L के पावर -3, कट जाएगा 1 होगा, मतलब इसका भी डायमेंशन M0 L0 T0। बात समझ में आ गई, इस तरह आप कर सकते हैं। चलिए एक और है स्ट्रेन। देखिए ये आप पढ़ेंगे भी, ठीक है ना, सेकेंड टर्म में जाएंगे तो स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेन के बारे में, इलास्टिसिटी चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है ना, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ओके। तो देखिए डायमेंशन में चेंज होना मतलब लेंथ में चेंज हो गया, ब्रेथ में चेंज हो गया, कुछ भी, तो डेल्टा L अपॉन L लिखते हैं। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो इसको L लिख देंगे और नीचे वाले को भी L लिखेंगे, क्योंकि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L ही होता है। कट गया 1 हो गया, मतलब इसका भी क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा M0 L0 T0। बात समझ में आ गई, मिटा दे इसको। चलिए फटाफट और भी देख लेते हैं 2-3। इस तरह आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे। डेंसिटी इक्वल टू, आप बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला आप लिख के बताइएगा, ठीक है ना, मैंने मिटा दिया, आप अभी लिखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, अभी लिख के लिखाइए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जैसे इफिशियंसी का क्या फार्मूला होता है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट इनर्जी, ठीक है, अपॉन इनपुट एनर्जी। देखिए इफिशियंसी का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। कैसे नहीं होता है, अब आप ही सोचिए, एनर्जी का क्या होता है, हमने बताया कि वर्क का जो होगा डायमेंशनल फार्मूला वही एनर्जी का भी होगा। तो W इक्वल टू FS होता है, F का पता है और डिस्प्लेसमेंट का ही पता है, तो क्या होता है ML स्क्वायर T के पावर -2, ठीक है ना, उसका होता है MLT पे -2, तो L से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। और देखिए आउटपुट एनर्जी है या इनपुट एनर्जी है, तो कोई भी एनर्जी हो,
डायमेंशनल फार्मूला तो वही होता है ना। तो ये हो गया ml² t⁻², दोनों कट गया, 1 हो गया, मतलब इसका क्या m0 l0 t0, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। याद रखिएगा एक और चीज, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोई भी, उसके डायमेंशनल फार्मूला नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं भाई? जैसे कुछ भी लिख लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू हम क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, मतलब ये लेंथ है तो लेंथ को एल से, हाइट भी लेंथ, हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, मतलब एल लेंथ है, कट गया, 1 हो गया, m0 l0 t0। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं तो उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। बात समझ में आ गई? चलिए और भी देख लेते हैं। जैसे एक काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, बेटा दी इसको। चलिए, रेनॉल्ड नंबर, देखिए आप सेकेंड टर्म में जाएंगे तो ये चीजें पढ़ेंगे। रेनॉल्ड नंबर ध्यान से देखिएगा। रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला होता है रो डी भी अपान एटा, अब यहाँ पे रो क्या है, रो डेंसिटी है, डी और डी क्या है, डायमीटर है, और भी क्या है भाई, भी जो है कि वेलोसिटी है, और एटा क्या है अभी बताएं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, लिखते हैं। देखिए डेंसिटी का क्या अभी बताया है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम ना, तो ये हो जाएगा m, इसका हो जाएगा l⁻⁻3, लिख दिया डेंसिटी का। डायमीटर लेंथ होता है, मतलब l हो जाएगा, ठीक है। ये क्या भाई, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का l t⁻⁻1 ना जी, l t⁻⁻1, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, एटा का अभी बताए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है, ml⁻⁻1 t⁻⁻1, ठीक है। चलिए ऊपर का सॉल्व करते हैं पहले। देखिए m है तो m लिख देंगे। देखिए यहाँ पे l है, यहाँ पे भी l है, तो l और l में मल्टीप्लाई करें तो l² हो जाएगा, ऐसे घटाएंगे तो हो जाएगा l⁻⁻1, इधर t⁻⁻1 है तो t⁻⁻1, ठीक है। और नीचे क्या है, ml⁻⁻1 t⁻⁻1, तो दोनों कट गया, मतलब आंसर 1, मतलब हो गया m0 l0 t0। तो याद रखिएगा, रेनॉल्ड नंबर एक होता है, आप पढ़ेंगे आगे, फ्लूइड डायनामिक्स में सब पढ़ना है, तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलिए, मुस्कुराहट के साथ किसी भी चीज़ को अंत किया जाता है, मतलब अब अंत होने वाला है। अब हम आगे जो है कि अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पढ़े होंगे, फार्मूला आपको याद है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका डायमेंशनल फार्मूला आप बना सकते हैं। हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा? आज की इस वीडियो में हमने सीखा मेजरमेंट के बारे में, यूनिट के बारे में, डायमेंशनल फार्मूला, और एक चीज़ हम बताना भूल गए, डायमेंशनल इक्वेशन। चलिए इसको भी देख लेते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन देखिएगा, ये कोई खास बात नहीं है। देखिए अभी हमने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिया, फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़े हैं, तो जब फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट कर देते हैं, मतलब दोनों को बराबर कर देते हैं, तो वे बन जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। एग्जाम्पल, जैसे देखिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एरिया का डायमेंशन क्या बताया भाई, क्या होता है, l² बताया ना, l², तो m0 l² t0। तो देखिए ये एरिया है, फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, दोनों को इक्वेट कर दिए, तो ये पूरा क्या बन गया, डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर हो गया? ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे और भी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, l⁻⁻1 होता है ना, l⁻⁻1, और यहाँ पे दिया m0, तो देखिए m0 l⁻⁻1, तो ये क्या हो गया भाई, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये डायमेंशनल फार्मूला है। फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फार्मूला को इक्वेट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, डायमेंशनल इक्वेशन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराई से
धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम लाएंगे इसी के बारे में, डायमेंशनल चीज़ें से रिलेटेड होंगी। डायमेंशनल फार्मूला से ही बहुत कुछ पढ़ना है, कैसे हम फार्मूले बना सकते हैं इन डायमेंशन को यूज करके, कैसे हम फार्मूले को चेक कर सकते हैं, वे सारी चीज़ें भी पढ़नी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने मित्रों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके 5 भी फ्रेंड है, 5 को भी शेयर करेंगे, और आपके फ्रेंड का 5 फ्रेंड होंगे उनको शेयर करेंगे, तो ऐसे बहुत लोगों को शेयर हो सकता है। और आप हमारे सपोर्ट आप हमको देते रहें हमेशा, ताकि आपके लिए हम अच्छे और भी वीडियो लाते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।